खो खो का इतिहास। प्रस्तावना। खो खो भारत का एक प्राचीन पारंपरिक शिक्षा की परंपरा में गहराई तक समाई हुई है। ये खेल न केवल शारीरिक फुर्ती, गति और सहन शक्ति का विकास करता है, बल्कि रणनीति, टीम वर्क, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता को भी बढ़ावा देता है। खो खो को भारत की मिट्टी से जन्मा ऐसा खेल माना जाता है जिसने समय के साथ आधुनिक नियमों, संस्थागत ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को प्राप्त किया। प्राचीन काल में खो खो की उत्पत्ति। खो खो की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों और खेल विशेषज्ञों में मतभेद हैं, परंतु ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इसका जन्म प्राचीन भारत में हुआ। माना जाता है कि प्रारंभिक रूप में ये खेल रथों या घोड़ों के माध्यम से खेला जाता था, जहां खिलाड़ी तेज गति से एक दूसरे को छूने या पकड़ने का प्रयास करते थे। समय के साथ ये खेल पैदल रूप में विकसित हुआ, जिससे ये अधिक सुलभ और सुरक्षित बन सका। कुछ विद्वानों का मत है कि वैदिक काल में भी इस प्रकार के खेल खेले जाते थे, जिनमें शारीरिक चुस्ती और समूह समन्वय का विशेष महत्व था। ग्रामीण भारत में खेतों, खुले मैदानों और गांव के चौपालों पर ऐसे खेल बच्चों और युवाओं द्वारा मनोरंजन तथा अभ्यास के रूप में खेले जाते थे। मध्यकालीन भारत में खो खो। मध्यकाल में खो खो का स्वरूप अधिक व्यवस्थित हुआ। मराठा साम्राज्य के समय इस खेल को सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी माना गया। तेज दौड़, अचानक दिशा परिवर्तन और विरोधी को चकमा देने की क्षमता सैनिकों के लिए अत्यंत आवश्यक थी, जिसे खो खो के अभ्यास से विकसित किया जाता था। इस काल में खेल के कुछ अनौपचारिक नियम बने, जैसे मैदान की सीमाएं, खिलाड़ियों की संख्या और खेल की अवधि। हालांकि ये नियम स्थान और परंपरा के अनुसार बदलते रहते थे। औपनिवेशिक काल और आधुनिक स्वरूप। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक खेलों को बढ़ावा मिला, परंतु साथ ही भारतीय पारंपरिक खेलों को भी एक नया मंच मिला। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में खो खो को एक संगठित खेल के रूप में मान्यता देने के प्रयास शुरू हुए। 1914 में पुणे के दक्कन जिमखाना क्लब ने खो खो के नियमों को मानकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं पर पहली बार खेल के लिए निश्चित मैदान आकार, खिलाड़ियों की संख्या यानी 9 खिलाड़ी एक टीम में और खेल की अवधि तय की गई। अखिल भारतीय स्तर पर संगठन। 1920 के दशक में खो खो विभिन्न राज्यों में लोकप्रिय होने लगा। 1950 में अखिल भारतीय खो खो महासंघ यानी ऑल इंडिया खो खो फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया। इससे खेल को एक औपचारिक पहचान मिली और खिलाड़ियों को मंच प्राप्त हुआ। पहली राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 1959 में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन ने खेल की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिक्षा और विद्यालयों में खो खो। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों ने शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में खो खो को शामिल किया गया। इससे बच्चों और युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान होने लगी। महिला खो खो का विकास। प्रारंभ में खो खो मुख्यतः पुरुषों द्वारा खेला जाता था, परंतु समय के साथ महिलाओं ने भी इस खेल में अपनी पहचान बनाई। 1970 और 1980 के दशक में महिला खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हुआ। आज महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खो खो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा। भारतीय प्रवासियों और खेल संगठनों के प्रयासों से ये खेल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में लोकप्रिय हुआ। खो खो की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी और विश्व खो खो महासंघ की स्थापना की दिशा में कदम बढ़े। इससे खेल को वैश्विक पहचान मिली। आधुनिक काल में खो खो। आज खो खो आधुनिक तकनीकों, बेहतर प्रशिक्षण विधियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ खेला जाता है। खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रोफेशनल लीग और मीडिया कवरेज ने भी खेल की लोकप्रियता बढ़ाई है। निष्कर्ष। खो खो भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य रत्न है। ये खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक भावना, सहयोग और अनुशासन को भी दर्शाता है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इसका सफर इसकी जीवंतता और प्रासंगिकता का प्रमाण है। भविष्य में खो खो के और अधिक वैश्विक स्तर पर पहचान पाने की संभावना उज्जवल है।